आज हमारा आप लोगों से बात करने का मतलब जो है वो ये है कि कल यहाँ पे हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब तशरीफ़ लाए थे और आप लोगों से ही दौरान गुफ्तगू उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ बातें मुनासिब भी हैं और कुछ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो उन्होंने इस्तेमाल की, ऑफिसरों को धमकाया या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की। तो उस ज़िम्मन में हम आपसे बात करना चाहते हैं। वो ये है कि जैसे हमारे जोनल प्रेसिडेंट गांधरबल मेरे भाई शकील साहब ने आपको मोटी मोटी बातें बता दी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की, लेकिन आपसे मैं ये अर्ज़ करूं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जहां तक ताल्लुक़ है, जब से इसका वजूद आया आज तक जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनका अगर आप शुमार करें तो पिछले 70 साल में इतनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ किसी भी सरकार ने नहीं की हैं जितनी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने की हैं। हम चूँकि आज सिर्फ गांधरबल ही की बात करते हैं, गांधरबल से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं सुरेंद्र चौधरी जी की तवज्जो थोड़ा सा राजौरी की तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ के वो रहने वाले हैं। तो सुरेंद्र जी, आपकी जो सियासी नमूद नुमाश हुई, जो सियासी उफ़क़ पे आप आए, जो आपकी सियासी पहचान हुई, शायद मेरे ख्याल में आप भूल गए हैं कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही थी और इसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरख्त के तले आप एक टहनी बन के बालिग हुए और आज जिस मुकाम पर पहुँचे वहाँ आप पहुँचे। अब आपके इलाके की अगर मैं बात करूँ सन 47 से 2002 तक सुरेंद्र जी पुंछ रजौरी की डेवलपमेंट मिन जुमला ठोस कोई बज़ाहिर आपको उनके सामने रखने से कासिर होंगे, क्योंकि आपके पास बग़ैर अफलास गुरबत पोटा के और कोई चीज़ जो है वो आपको वहाँ पे मिलेगी नहीं। अब 2002 से जब आज हमारे मुफ्ती साहब वज़ीर आला जम्मू व कश्मीर बने बीजेपी के साथ अलायंस करके, ठीक, उसके बाद कांग्रेस के साथ अलायंस करके, उसके बाद आप देखिए, आप शायद भूल गए कि बड़े आज़म एशिया की मशहूर यूनिवर्सिटी गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो आपके रजौरी में बनी और बड़े सगीर से लोग आगे यहाँ पे तालीम की रोशनी से मुनव्वर होते हैं और फिर अपने अपने मुल्कों में जाके ये तालीम फैलाते, ये शायद आप भूल गए। मुग़ल रोड जो एक तारीखी फ़ैसला था 1933 से 1947 से आज तक किसी भी चीफ मिनिस्टर ने या किसी भी हुकूमत ने या किसी भी सियासी पार्टी ने ये जुर्रत नहीं की मुग़ल रोड का नाम लेने की। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आपके खिते को उठा के कश्मीर के साथ जोड़ा और एक तारीखी फ़ैसला मुग़ल रोड का किया। मेरे ख्याल में आप वो भी भूल गए। चौधरी साहब, आपके जो पुंछ रजौरी का रोड जा रहा है फोर लेन, जिस पर हज़ारों करोड़ रुपए का ख़र्चा हो रहा है, क्या आपने कभी ये देखा कि इसका DPR किसने बनाया और ये किस दौर में ये DPR बना, ये वाइडनिंग किस दौर में शुरू हुई? आपके जो पुंछ रजौरी में डिग्री कॉलेज बने, आप मुझे बता सकते हैं कि 2002 तक कितने डिग्री कॉलेज थे आपके पुंछ रजौरी में? और 2002 के बाद आज तक नहीं, जब तक PDP दौर था, कितनी डेवलपमेंट अथॉरिटियाँ बनी आपके पुंछ रजौरी में, कितने कॉलेज बने आपके पुंछ रजौरी में? और जब आप भी इस कारवां के PDP कारवां के एक सिपाही थे और हमारे ये मिनिस्टर थे उस वक्त जुल्फ़िकार चौधरी साहब, तो जो रजौरी से दरहाल तक, कोटरंका दरहाल, बड़ी दरहाल तक जो रोड बना, जो एक तारीखी रोड बना, क्या आप वो 70 साल के में कभी उस पर कभी काम हुआ था? क्या आपने उस रोड को भी भूल गए? क्या आप ये 4 वे भी भूल गए? आप अपने नौशहरा और सुंदरबनी भी भूल गए? चलिए, अब आपके साथ हमारा मुकाबला नहीं है, अब जो रह गया वो आप करेंगे क्योंकि आप नायब वज़ीर आला हैं। अब हम गांधरबल की बात करते हैं। तो गांधरबल में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चौधरी साहब, आप शायद वाकिफ़ नहीं है यहाँ की हिस्ट्री के। 1933 में जब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसका कन्वर्शन हुआ 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो जनाब चौधरी साहब, उस वक़्त रियासत जम्मू व कश्मीर में UT नहीं थी, ये एक आज़ाद मुल्क था, यहाँ का वज़ीर आज़म था और उस वक़्त के रहनुमा कश्मीरियों के लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हसूल इक़्तिदार के लिए वज़ीर आज़मी छोड़ के वज़ीर आला पर इत्फ़ाक़ किया और वो
हसूल इक़्तिदार के लिए सिर्फ वज़ीर आला रहे, चलो हो गए वज़ीर आला, हमेशा वो गांदरबल से भारी अक्सरियत से कामयाब होकर जाते रहे। मैं इसलिए ये बात लाना इसमें ज़रूरी समझता हूँ, वरना मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि मैं बड़ी बड़ी सियासत को छेड़ूँ, लेकिन लिंक करना ज़रूरी है। जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वज़ीर आला बने रियासत जम्मू व कश्मीर, पहले वज़ीर आज़म थे ना, वज़ीर आज़म बने रियासत जम्मू व कश्मीर के, तो उनकी बुनियाद थी हल्का इंतखाब गांदरबल। उसके बाद वो वज़ीर आला की सूरत में दोबारा हसूल इक़्तिदार, लाल सिर्फ हसूल इक़्तिदार की थी, वो दोबारा वज़ीर आला की सूरत में आए, उनका बेटा वज़ीर आला की सूरत में आया, अब उनका पोता यूटी के वज़ीर आला की सूरत में आया। तो इन 70 सालों में चौधरी साहब, मैं चैलेंज देता हूं आपको कि आप मुझे दिखाइए शेख अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला तक गांदरबल में, जिस गांदरबल ने हमेशा आपको सर पे उठाया, किसी मुकामी लीडर को उन्होंने पलपने नहीं दिया, सिर्फ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो आप लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन दी गांदरबल के लिए? कितने प्रोजेक्ट बनाए आपने गांदरबल के लिए? कितने कॉलेज बनाए आपने गांदरबल के लिए? आइए अब मैं बताऊँ 2002 के बाद मेरे गांदरबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और मुफ्ती साहब की क़यादत ने क्या किया। हमारा गांदरबल कॉलेज बना, हमारी 2 डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ बनी। सबसे बड़ी बात यह है चौधरी साहब, ज़िला गांदरबल बना, ज़िला गांदरबल, और 4 तहसीलें बनी, तहसील लार, तहसील वाकुरा, तहसील गुंड, और ब्लॉक तो मुझे याद ही नहीं कितने बने, नियाबतें कितनी बनी वो तो मुझे याद ही नहीं है। ज़रा मुझे उमर अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला साहब तो अगर अभी आए, फारूक अब्दुल्ला से कहें, वो तो सीनियर मोस्ट 2 बार वज़ीर आला रहे, क्या कभी आपने एक नियाबत भी गांदरबल में सेंक्शन किया? क्या कोई पटवार खाना ही सेंक्शन किया? वही बता दो, हाँ यार हमने फलाना पटवार खाना। क्या कोई बैतुलखुला बनाई है? छोड़ो बड़े कामों को। इन 70 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैं कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला फैमिली से मैं कहना चाहता हूँ, और सुरेंद्र चौधरी साहब से मैं कहना चाहता हूँ, एक बैतुलखुला दिखाओ। कौन सा बैतुलखुला बनाया नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी सरकार ने? अब आपके पास आज की डेट में फजूल की फ्रस्ट्रेशन है, आपकी कोई चलती नहीं है, आपकी कोई इस मामले में वो बात कहीं हो नहीं रही है, तो सिर्फ आपने आसान मामला पकड़ा है, जहाँ जाते हो अफसरों को रगड़ते हो, गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करते हो। कल भी आपने एक्शन गांदरबल को बोल दिया मैं 200 किलोमीटर आपको ट्रांसफ़र करूँगा। चौधरी साहब, क्या आप यही को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? एक्शन तो बड़ा पोस्ट है। तो आप लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन है आप लोगों की, हमें आप पे गिला नहीं है, क्योंकि आपकी ना आगे चलती है, ना पीछे चलती है, ना बीच में चलती है, तो अब सिर्फ बातों से आप अपना वक्त पास करते हैं। हो गया ये मामला। अब गांदरबल की हम बात कर रहे थे, जो हमारा 4 वे ये रोड आ रहा है गांदरबल का, इसका DPR मुफ्ती साहब के ज़माने में बना है। यहाँ पे मिनी सेक्रेट आपने अगर नियाबत का दफ्तर बनाया है 70 सालों में, वो भी बता दो। तो हम बताते हैं कि मिनी सेक्रेट गांदरबल बना है, जिस छत के नीचे सारी सरकार है, सारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस हैं, लोगों के 1 घंटे में हर दफ्तर में जाके अपने काम निकल जाते हैं। उसके अलावा जो ये 1500 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से मुफ्ती साहब ने सेंक्शन करवाया था, जो सिर्फ कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी पे खर्च करना था, 1500 करोड़ रुपया, जिसमें तमाम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ थी, जिसमें टूरिज़्म का हब था, जिसमें अपग्रेडेशन ऑफ सोनामर्ग थी, तो वो नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त नागुफ्तबे हालात हो गए, और उसके बाद PDP की सरकार ही गई, तो वो जो 1500 करोड़ रुपये थे वो खर्च नहीं हो पाए, वो इम्प्लीमेंट सेंक्शन नहीं हो पाई। उसके अलावा गांदरबल के अलावा अगर मैं कंगन चलूँ, कंगन में मैं जनाब क्या चौधरी साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा, रिकॉर्ड निकालो, आप PWD के मिनिस्टर भी हैं, वायल पुल से लेके सोनामर्ग तक 1 फुट ब्रिज मुझे दिखाओ 70 सालों में, 1 फुट ब्रिज नाला सिंध पे, 1 फुट ब्रिज नाला सिंध पर दिखाओ आप। क्योंकि कंगन की जो टोपोग्राफी है शायद आपने देखी होगी, बीच में नाला बहता है, दाएँ बस्ती है, बाएँ बस्ती है, पुल ज़रूरी है। और मैं पूछना चाहता हूँ, आप ज़रा अपना रिकॉर्ड निकाल के देखें कितने पुल बने 70 सालों में। तो आइए मैं PDP के दौर की बात करूं, 11 से ज़्यादा पुल बने कंगन में, वायल पुल से लेके सोनामर्ग तक 11 पुल बने हैं। जो DPR उस वक्त बना, पुल बाद में तैयार हुए। इवन पिछले ही दिनों में एक पुल का इफ्तिताह उमर साहब भी करने आ गए थे, जबकि वो पुल 1 साल से चालू था। ठीक है, 11 पुल, फिर वहाँ के हायर सेकेंडरी, हॉस्पिटल, रोड्स, ये सारे जो कुछ वहाँ हुए। अच्छा, सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, गांदरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या क्या मैं गिनूँ उस दौर में क्यों नहीं हुआ। मानसवाल डेवलपमेंट अथॉरिटी,
रूरल डेवलपमेंट था, क्या क्या गिने हम के इस दौर में कितनी तरक्की हुई। कश्मीर और ये जो मिनी सेक्रेटरी है कहते कि हमने इसका इब्तिदा किया, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे यहाँ पर पुल जैसे कि शाजीपुरा ब्रिज, ये गोजामा ब्रिज, इस हवाले से पीडीपी को दोषी मान रही कि उन्होंने हमारे प्रोजेक्टों पर काम शुरू नहीं किया, करने नहीं दिया, उस वक्त जो डिले हुई तो उसका भरपाई हमें फिर से करनी पड़ी। मैं आपसे इस ज़िम्मे में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जो कहना चाहता हूँ वो मैं बता दूँ, मैं अपना खुमार निकाल लूँ, फिर इनफरादी तौर जो पूछना चाहते हैं हम हाजिर हैं। सेशन भी होगा, ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ अगर गांधरबल की बात करें बड़ी सियासत त्रावो अशकुंतरन सतन बुझ अकार्ड बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये त्रावो अशकुंतरन सतन, आप सब गांधरबल कहें ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ज़रा आप ही बताओ 70 सालों में आपने क्या देखा और पीडीपी के दौर में क्या देखा। मैं आप ही से पूछता हूँ, मुझे बताओ 70 सालों में आपने क्या देखा और पीडीपी के दौर में आपने क्या देखा और आज आप क्या देख रहे हैं। इसलिए 10 अभी देखो यहाँ पर इस पे देखिए आप लोग जो ये सवाल करते हैं, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल से ऐसे काम किए, 70 साल से अगर देखेंगे गांधरबल से वोट लेके भी हो गए हैं। आपका सवाल हर भी जाने पे मुझे आप बोले मीडिया फ्रेटर्निटी से, मेरा आपसे सवाल, आपसे भाइयों से सवाल है, आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस तनकीद कस रही है, ये तनकीद किस बारे में, क्या कोई इलेक्शन चल रहा है? उनके मिनिस्टर जहाँ पे भी दौरे पे जाते हैं काम करने के बजाय पीडीपी को दोषी ठहराते हैं। उनके मिनिस्टर साहिबा सकीना यूसुफ साहिबा पिछले ही दिनों में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे दौरे पे गई थी और पीडीपी पे तनकीदा कहा था। मुझे आप बताइए, आपसे मेरा सवाल है, क्या इलेक्शन चल रहा है? इलेक्शन में जितने तनकीदे कसने थे हम लोगों ने कसे, उन लोगों ने कसे। हम ये भी मानते हैं, हम ये भी एग्री करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी एक्सेलेंट मिली, एक बड़ा मैंडेट मिला, एक वोट मिला। अब अपने वो जिम्मेदारियों से वो क्यों भाग रहे हैं? अगर कल डिप्टी सीएम यहाँ पे आए थे, उनको प्रोजेक्ट का इब्तिदा करना था तो पीडीपी पे निशाना क्यों साधा? काश उनके पीछे जो लोग थे वो चले चाटे लोग थे। मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, काश उनमें उनका ज़मीर जिंदा होता, वो उनको कहते कि पीडीपी ने 2002 में कितने काम किए हैं गांधरबल में, हमसे आप गिनवाइए। आप लोग अगर अपोजिशन करना चाहती है तो पॉजिटिव अपोजिशन कीजिए, अगर आप तनकीद किसना चाहते हो तो हम तनकीद आपकी बोलेंगे। देखिए हम 1932 से नहीं कहेंगे, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, फिर 39 में आप लोगों ने एनसी कर दिया, उसको किसके कहने पर कर दिया? उन लोगों के कहने पर कर दिया जिनको आप कल तक गंदी नाली के कीड़े कहते थे। देखिए कांग्रेस वजूद में आई, उसकी अपोजिशन वजूद में आई, आप लोगों ने कांग्रेसियों को गंदी नाली का कीड़ा कह दिया, फिर उनके साथ आप लोगों ने हाथ मिला दिया। फिर उसके बाद देखिए अगर हम 1947 के बाद 1952 की बात करेंगे, यहाँ के इतिहास आप लोग बोलो, इतिहास के पन्ने खोलो, यहाँ के पढ़े लिखे जवान को पता होना चाहिए क्या हुआ 1952 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरीके से धोखाधड़ी की है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 1953 को छोड़ो, आप लोग 1952 को छोड़ो, 1977 में क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये नहीं कहा गया कि 370 कुरानी कोई आयत नहीं है, अगर इसको हटाया भी जाए कोई फायदा नहीं है? क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं कहा है? अब 1977 को छोड़ो, 1987 में देखिए मफ आया, एक अपोजिशन की सूरत में मफ आया। क्या हम सभी नहीं जानते हैं मफ जब आया, मफ को किस तरीके से 87 में रिगिंग की, और यहाँ पे रिगिंग के जिम्मेदार कौन है? क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? क्या यहाँ के लोगों के हाथ में बंदूक थमाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? क्या मोहम्मद यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? क्या मफ के अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक्सेप्ट किया था, उसके बाद उनका भी एक प्रोसेस था कि वो डेमोक्रेसी में हिस्सा ले, इलेक्शन में हिस्सा ले, क्यों चोरी हुई, क्यों रिगिंग हुई, क्यों 2 हिस्से कर दिए कश्मीर के? उसके बाद छोड़िए, अब 87 का भी आप छोड़िए, अब 1996 में आए, आपने इखवान, आपने पोटा, आपने पीएसए, आपने एसटीएफ, आपने क्रैकडाउन का सिलसिला जारी किया। क्या इसके जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? देखिए हम मानते हैं एक बड़ा मैंडेट आपको मिला है, हमने माना कि हमारे 3 जो है एमएलए जो है वो जीत के आए हैं असेंबली में, बड़ा मैंडेट तो आपके पास है, क्यों आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हो? आपने 12 गैस सिलेंडर का वादा किया, दिया? आपने फ्री राशन का वादा किया, दिया? आपने 1 लाख रोजगार, हाँ 1 लाख में मैं बोलता हूँ, एक बंदे को नौकरी मिली, आप बोलो वो उसके एडवाइजर को नौकरी मिली, उन्होंने कहा हम 1 लाख जवानों को रोजगार देंगे, हाँ एक को उन्होंने एडजस्ट कर दिया, एडवाइजर कर दिया। जो सोगामी के रहने वाले गांधरबल में इंटरफेयर करते हैं, और कल हमारे यहाँ पे गांधरबल के कुछ उनके अपने साथियों को बोलने दिया, वहाँ से हारे और हमारे कंधों पे यहाँ पे सवार होना चाहते हैं। हमारे डिप्टी सीएम, हम उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जम्मू से गांधरबल का खाका पेश करने के आले, उससे बोले गांधरबल को आपको कितना पता है? वो कह रहे हॉस्पिटल के पीछे जो रोड है ये पुराना रोड है, उससे पूछे, वो खुद कहते हैं पुराना रोड है। पुराना तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब 2 बार यहाँ पे वज़ीर आला बने, फिर उमर अब्दुल्ला साहब स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर रहे। क्या किया उन्होंने? अब एक पुल की बात है। और दूसरी बात,
इनको स्टेट के पीछे इसलिए पड़े हैं, स्टेटहुड के पीछे, ताकि इनको अफसरों के ऊपर डंडा दिखाना है। इसको उन्होंने कल खुद साबित कर दिया। हमारे एग्जाम साहब को कहते हैं कि मैं 200 किलोमीटर आपकी ट्रांसफर कर दूंगा, उसको ये नहीं पता। उसके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मेरे हाथ पीछे से बंधे हुए हैं। जनाब वो खुद कहते हैं बड़ी तकरीब पे 15 अगस्त पे हमारे उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं जनाब मेरे हाथ बंधे हुए हैं। डिप्टी सीएम कहता है हमारे एग्जाम को मैं आपको 200 किलोमीटर ट्रांसफर करा दूंगा। जनाब ये कहाँ का मामूल है, कहाँ का रवैया है, कहाँ की दुगनी पॉलिसी है? और गांधरबल की आवाम ने आपको वोट दिया है जनाब, किस सूरत में दिया है? चाहे आपने टोपी उतारी, चाहे आपने गिड़गिड़ाया, चाहे आपने रोया, चाहे आपने वहाँ कुल्लू और डुल्लू के इलेक्शन में, हमें पता है किस किस को आपने यहाँ पे भेजा था इलेक्शन जीतने के लिए और कितना पैसा आप लोगों ने खर्च किया। आप इतिहास के पन्ने हमसे खोलने पे मजबूर न किए। हिस्ट्री हम भी जानते हैं, हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है। और आप, अगर आपसे सवाल है, आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस गोजमा ब्रिज की तैयारी कर रही थी, 14 साल से कहाँ थे? कौन सी तैयारी हुई? उससे पहले क्यों नहीं बनाया? एक बुल की आपने बात की, शादीपुरा ब्रिज थी, मुझे बोले 1947 के बाद तो वोट भी गांधरबल से लिए। अगर आप पीडीपी की बात करोगे, पीडीपी का वजूद जो है 2002 में आया, तो 2002 में 5 साल खाली उन्होंने हुकूमत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 4-5 बार इक़्तिदार में आई। और ये एमएलए, जो एमएलए आज मिनिस्टर साहब बने हैं, इनकी तो खुद शुरुआत पीडीपी से हुई है। उस टाइम पीडीपी अच्छी जमात कैसी थी? उस टाइम पीडीपी सराहने के काबिल कैसी थी? आज पीडीपी के आप तनकीद कस रहे हो। जनाब आप लोग देखिए, आज कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीधे कहूँगा आज कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है। आपने तनकीद कसनी थी, कस दी इलेक्शन में, आपने बाजी मार दी, लेकिन अपने जो अपने वादे किए ना इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उन पर खड़े तो उतरे आप लोग। शकील साहब के साथ कंटिन्यू करते हुए मैं ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक चौधरी साहब का ताल्लुक़ है, वो तो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर वो सबों के हैं, चाहे स्टेट में, चाहे यूटी में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, जो भी है। तो गांधरबल अगर वो आए थे, उन्होंने पब्लिक दरबार लगाना था, सब लोगों से मुतालबात पूछने थे, उनका हल ढूंढना था, उनके रास्ते ढूंढने थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहाँ ये लोग जाते हैं, 3 मेंबर हैं, उनसे ये इतना क्यों डरते हैं? 52 मेंबर होके ये 3 मेंबर पीडीपी वालों से क्यों डरते हैं? हर जगह ये सिर्फ पीडीपी का ही वो डंडोरा पीटते हैं। मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की अचीवमेंट्स का बताऊं, जैसे कि अभी शकील साहब बात कर रहे थे, 87 का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन ने सिर्फ जम्मू कश्मीर के हर बस्ती के जो कब्रिस्तान थे उनको नहीं भरा, बल्कि इस 87 के इलेक्शन घोटाला ने बड़ी बड़ी ताकतों को हिला के रखा। ये इन्फेक्शन हिंदुस्तान तक पहुंचा, पाकिस्तान तक पहुंचा, चाइना तक पहुंचा। ये सारा दिन फारूक अब्दुल्ला का और 87 के इलेक्शन रिगिंग का है। हाँ, इस दौर में इन 10 महीनों में एक काम किया, चूँकि डे 1 से 47 से यहाँ पे 2 पार्टियाँ हुआ करती थी जम्मू व कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी जम्मू व कश्मीर। और जमात इस्लामी जम्मू व कश्मीर ने कई बार इलेक्शन लड़ा और एक बार मेरे ख्याल में 5 से ज़्यादा सीटें थी उनकी असेंबली में। तो क्या वो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन या जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था? कहीं ये लड़ा था। और वो लोग जो थे वो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहे हैं। लेकिन एक काम ज़रूर किया सकीना यतू ने कि उसने, क्योंकि 47 से यहाँ मुकाबला था जमात इस्लामी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामिया को हमेशा दबाती रही। उसके बाद जब हालात नागुफ्तबे हो गए जम्मू कश्मीर में, इनको और मौका मिल गया। और आज जो इतने अच्छे स्कूल उनके चल रहे थे, इतने अच्छे स्कूलों पे बच्चों की तालीम हो रही थी, 100% वो लोग एजुकेशन में रिज़ल्ट वो दे रहे थे डिग्रियों में, आज उनके लिए एक नया कानून सकीना यतू ने पेश किया। आप विड्रा कर एक मिनट कोलिशन की उस समय बीजेपी के साथ, और जो 370 यहाँ पर लाया गया उसकी जिम्मेदार पीडीपी है। एक मिनट, उनका ये कहना था मैं जो आपके बीजेपी के साथ, उसके बारे में बताया। ये मैं पहले ये मैं मुकम्मल करूं। अगर आज ये कह रहे हैं कि ऊपर से फाइल में जो हमने लिखा था वो अप्रूव नहीं हुआ, मैं स्कूलों की बात करता हूं, तो आपको फाइल प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत थी? फाइल इसलिए प्रोसेस की कि जम्मू व कश्मीर के अंदर जो जमात इस्लामिया है, कुछ बाकी बच्चा खुचा है, वो इन स्कूलों के ज़रिए हम उसको रगड़ लें। लेकिन क्या वो स्कूलों में, वो स्कूल कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी सेंक्शन नहीं है, वो आइन के अंदर नहीं चल रहे, वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं चल रही है। तो अब जो आपका सवाल है, मैं शकील साहब से कहूँगा। मतलब था आपका जो डिप्टी सीएम ने कल वहाँ पर बात की, उन्होंने बताया कि अगर पीडीपी बीजेपी के साथ कोलिशन नहीं करती, शायद 370 कभी भी सिक्योर था। तो इसके बारे में क्या वजूहात हुए जो
पीडीपी ने बीजेपी के साथ कोलिशन की। और उसने कहा पिछले 11 सालों से जो खराबी पीडीपी और बीजेपी ने की, हम पहले वो खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम तामीर और तरक्की कर सकते हैं। देखिए, आपका पहला ये सवाल है, जिस टाइम उमर साहब हमारे आजकल के जो यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, जिस टाइम वो एनडीए सरकार में मिनिस्टर थे, क्या उस टाइम बीजेपी ठीक थी? फिर जब पीडीपी ने कोलिशन की, आप मुझे बोले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक गवर्नमेंट बनी यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट। मुझे बोले जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, क्या उन्होंने आर्टिकल के साथ छेड़ा? जब उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रा किया पीडीपी के साथ, उसके बाद ही 2019 में उन्होंने यहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जो है अमल में लाया, 35 लाया। मैं उसी पे आऊँगा कि जब कोलिशन हुई तो वो उनका दाखिला सेक्रेटरीट में हुआ, उन्होंने रैकी की, उसके बाद नहीं हुआ। मतलब फॉल्ट ये था कि जो कोलिशन हुई उसी की वजह से 370 जो है। देखिए, ये देखिए, आप लोग पढ़े लिखे हो कि मैं आपको ये बोलता हूँ कि हाँ, आपको मुझसे ज़्यादा इल्म होगा। बीजेपी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है जनाब, उनको NH-44 दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, उनको जम्मू कश्मीर का रास्ता दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। एक बड़ी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी को आप कहते हो कि पीडीपी ने रास्ता दिखाया, ये कहाँ की हिमाकत है और ये कौन सी बात है? एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जो आज पिछले 15 साल से इक़्तिदार में है, आप कह रहे हो उनको आपने रास्ता दिखा दिया? क्या उनको रास्ता पता नहीं था? हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव पे उनके साथ कोलिशन की थी, और जब वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नहीं खड़े उतर पाए, उन्होंने सपोर्ट विड्रा किया। सपोर्ट विड्रा करने के बाद उन्होंने आर्टिकल छीना। ये आर्टिकल नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उतना ही है जितना पीडीपी का है। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जितनी बार आई, उन्होंने मुझे बोला कब रेजोल्यूशन पास किया अपनी असेंबली में, जब उनकी फुल मेजॉरिटी थी, जब 1/3 मेजॉरिटी थी, कोई रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में 370 को पास करने के लिए या उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको परमिट करने के लिए? क्या इसके आप जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं ठहराओगे? जिस टाइम शहर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला असेंबली चला रहे थे एज चीफ मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं छोड़ूंगा, उस टाइम 1/3 मेजॉरिटी किनके पास ही? नेशनल कॉन्फ्रेंस की। कोई रेजोल्यूशन पास किया? फारूक अब्दुल्ला साहब कितनी बार हमारे चीफ मिनिस्टर बने, हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट जब थी, क्या कोई रेजोल्यूशन पास किया? नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब एक बार बने, कोई रेजोल्यूशन पास किया? नहीं। उल्टा जब यूटी की असेंबली में हमारे असेंबली मेंबर ने रेजोल्यूशन पास किया 370 पे, उन्होंने नकार दिया, क्योंकि उन्होंने वोट लिए थे लोगों को पिछले इलेक्शन में 370 के नाम पे, 30A के नाम पे, लेकिन वो लोग भूल गए। अब वो अपने जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। हमारा यही है, देखिए, हम उन्हें कहते हैं आपको इक़्तिदार मिला है, आपको कुर्सी मिली है, आप एक काम कीजिए, आप लोगों ने जो वादे किए हैं लोगों से, उन पे खड़े उतरे। यही हमारा उन सवाल है। शुक्रिया, थैंक यू।